आओ बच्चों, आज हम क्लास 10 में हिंदी व्याकरण में मुहावरे सीखते हैं। ठीक है, मुहावरे आज हम सीखेंगे। उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि मुहावरे किस किस तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं या मुहावरों को हम कितने नवीन तरीकों से उसको जान सकते हैं। तो आज हम इन सब बातों के लिए जानेंगे। ठीक है, तो मुहावरों को जाने, आओ जाने कुछ नया। कुछ नया मतलब मुहावरे क्या हैं, मुहावरों का भाषा में क्या महत्व होता है। तो मुहावरे क्या है, पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, मुहावरे क्या है, इसका मतलब है मुहावरे भाषा को आनंद प्रदान करते हैं। या आप जब किसी पाठ को पढ़ रहे हो या आप किसी पत्रिका को पढ़ रहे हो या उपन्यास पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, संवाद पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, उसमें अगर मुहावरों का प्रयोग होता है तो आपको मज़ा आता है, आपको आनंद आता है। यानी कि मुहावरों का भाषा में वही महत्व है जो कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम भोजन खा रहे हैं और भोजन हमें चटपटा और मसालेदार नहीं लग रहा, ठीक है, और हमें चटपटा मसालेदार नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, उसमें जाएंगे और ऊपर से कुछ चाट मसाला या कुछ मज़ेदार चटपटा कुछ हम उसमें डालेंगे, फिर थोड़ा भोजन का स्वाद अच्छा हो जाता है। तो जो भाषा का चाट मसाला है वो मुहावरे हैं। मुहावरों को भाषा में प्रयुक्त करते ही या भाषा में उसका प्रयोग करते ही भाषा बहुत ही मज़ेदार, रुचिकर, आनंद देने वाली हो जाती है। जैसे कि चटपटा खाना करने के लिए हम चाट मसाले का प्रयोग करते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा ना, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया है। अब हम आते हैं मुहावरों का प्रयोग। अब मुहावरों का प्रयोग हम कितने रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं, कितने रचनात्मक तरीकों से किया जा सकता है, वह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप कई तरीके सीख सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, वाक्य में प्रयोग करना, अर्थ समझना, पहचानना, लेकिन आज हम 2-3 तरीके हैं जो हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो आइए इन रचनात्मक तरीकों से अवगत हों, अर्थात इन्हें जानने का हम प्रयत्न करते हैं। गिनती और मुहावरे। उदाहरण, गिनती यानी गिनतियों पर आधारित मुहावरे। प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ कुछ तो अलग है। हिंदी में गिनती और उसके मुहावरे समझ नहीं आ रहा, पर चलो जानते हैं, है ना। आप जैसे कि उसमें उदाहरण दिया है 1 और 1 11 होना, यानी 1 और 11 नहीं होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं। लेकिन मुहावरे में यहाँ पे कहने का प्रयत्न किया गया है कि जब 1 और 1 मिलते हैं तो वो 11 के समान हो जाते हैं। यानी कि जब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसकी सफलता ज़्यादा होती है, ज़्यादातर उसका सफल होने का चांस रहता है या उसको हम सफल होते हैं अगर हम मिलजुल कर कार्य करें। तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। 1 और 1 2 होने की वजह हम 1 और 1 11 हो जाते हैं, यानी कि हमें सफलता ज़्यादा होती अगर हम सब मिलकर कार्य करें। दूसरा है 9 2 11 होना। आप तो इसमें जब भी टेस्ट में पूछा जाता है, आप तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 होना इसका मतलब है कि भाग जाना, किसी को देखते ही भाग जाना। सांप को देखते ही मैं 9 2 11 हो गया। शिक्षिका को कक्षा में आते देख मैं 9 2 11 हो गया, या पूरी कक्षा 9 2 11 होकर अपनी जगह पर जाकर बैठी। कॉरिडोर से यानी बरामदे से जाकर वो 9 2 11 हुई और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। 9 नगद ना 13 उधार। इसमें कई दुकानों पे लिखा था ना नगद ना उधार। इसका मतलब है किसी भी बेकार की बात से वास्ता ना रखना। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जब आप प्रयोग करते हो ना, उस वाक्य के आधार पे इसका अर्थ हो सकता है। एक ही मुहावरे के कई अर्थ हो सकते हैं, है ना। आंख लाल करने का मतलब है, उसमें उसके कई मुहावरे हो सकते हैं। गुस्सा करना, इस प्रकार जो 9 नगद ना 13 उधार, इसके भी कई अर्थ हो सकते हैं। आप जिस प्रकार प्रयोग करोगे उसका अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका मतलब है 9 नगद ना 13 उधार, यानी किसी बात से लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखना। 3 में ना 13 में, बोलते हैं अरे तुम किस बात में ना, तुम 3 में हो ना 13 में, यानी तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें मैं किसी काम में गिनता भी नहीं हूँ कि तुम हो या नहीं हो, यानी आप बेकार हो, ना 3 में पाए जाते हो ना 13 में, किसी भी कार्य के नहीं हो।
अब आता है 3-5 करना। 3-5 करने का मतलब बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, बातचीत मतलब लगातार जवाब देते रहना, बातचीत कुछ ज़्यादा ही करना। क्यों 3-5 कर रहे हो? अपना काम से काम रखो ना, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही दिया है 5 उंगलियां घी में होना। इसका मतलब ये नहीं है आप घी के डब्बे में गए और उंगलियां घी में डाल दी, है ना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फायदा होना, लाभ होना, है ना। 5 उंगलियां घी में होना इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फायदा होना। यहाँ पे इसका यह अर्थ हो सकता है। अब जो आखिरी उदाहरण इसमें दिया है 36 का आंकड़ा होना। 36 का आंकड़ा यानी कि जो 36 के जो 3 और 6 लिखे होते हैं उनकी पीठें मिली होती हैं, पीठ उल्टे बैठे होते हैं, ऐसा लगता है। यानी बनना नहीं, लड़ाई झगड़ा रहना, बातचीत बंद होना, दुश्मन होना एक दूसरे के, है ना। अरे देखो रमेश और सुरेश में तो 36 का आंकड़ा, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अब 63 यानी 63 भी लिखे जाते हैं, उसमें 6 और 3 का मुंह आमने सामने होता है ना। इसका मतलब है दोनों में बहुत बनना, आपस में बहुत ही मित्रता होना। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि 36 का आया तो मैंने कहा 63 का भी बता देती हूँ। आया ना इतना समझ में आपको? अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे नए तरीके से उसको सीख सकते हैं। कविता में मुहावरों का प्रयोग। आओ मुहावरों से कविता बनाना सीखें। ठीक है। आंख बिछाए बैठा था मैं। आंख बिछाए बैठा था मैं, पहले हम एक बार पढ़ देते हैं इस कविता को, फिर हम उसका अर्थ आपको बताएंगे। आंख बिछाए बैठा था मैं, लगी आंख है अभी अभी, आंख दिखाकर जिसे डराया, उससे आंख चुराना क्या। आंख मिलाकर बात करो तुम, ऐसे आंख झुकाना कैसा। तो पहली लाइन में बताया कि आंख बिछाना यानी कि किसी का बहुत ज़्यादा मन से दिल से इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। लगी आंख है अभी अभी, इसका मतलब है कि अभी अभी उसको झपकी आई है या नींद आई है। आंख दिखाना यानी कि नाराज होना या डराना, है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब लिखा हुआ भी है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। फिर है उससे आंख चुराना क्या। आंख चुराना यानी कि बचकर निकलना। आंख चुरा कर क्यों बात कर रहे हो, मुझे सामने देखकर बात करो, यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करना, उसको बोलते हैं आंख चुराना। इसका मतलब नहीं है आंखें निकाली और चुरा कर ले गए, है ना। नहीं तो यही अर्थ लगता है इसका। अब आंख मिलाकर बात करो तुम। आंख मिलाकर बात करना यानी कि आत्मविश्वास से बात करना, विश्वास से बात करना, सच बात करना। जब आप आत्मविश्वास से बात करते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप आंख मिलाकर बात कर सकते हो। अब फिर आखिरी लाइन में दिया है आंख झुकाना कैसा। आंख झुकाना इसका मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। उदाहरण बताती हूँ आपको। कोई मान लो मैंने गृह कार्य दिया है या कोई भी शिक्षिका आपको गृह कार्य दे, और जो करके आए होते हैं ना बच्चे, वो पता क्या बोलते हैं, मैम आपने कल होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था, आज आप देखोगे। लेकिन जो नहीं करके आए होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। तो अगर शिक्षिका सबसे पूछे तुमने गृह कार्य किया, और जो नहीं करके आते हैं वो क्या करते हैं, आंख झुकाकर बैठ जाते हैं, है ना। शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आंख झुकाना। ठीक है। तो देखा आपने इस कविता में सभी मुहावरे आंख से संबंधित हैं, यानी आप जितनी भी कविता की लाइनें देख रहे हैं उसमें आंख शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है कि नहीं। चलो अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या है, मुहावरों की अदला बदली, आपस में बदल गए। अरे ये मुहावरे मिल गए, आओ मिलकर इन्हें हम ठीक करते हैं। ठीक करते हैं यानी कि एक मुहावरे में 2 छिपे हुए हैं, इनको हम अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग रूप में लिखते हैं। अब पहली लाइन में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। होनहार वीरवान के भी कान होते हैं, ये मुहावरा तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ और पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मुहावरे में 2 मुहावरे छिपे हुए। ठीक है। जैसे कि दीवारों के होठ चीकने पर। अब एक मुहावरे को हम 2 रूप में कैसे लिख सकते हैं। पहला है, एक्चुअली ये क्या है, कहावत है, होनहार वीरवान के होठ चीकने पर। इसका मतलब है जो बच्चा या जो छोटा बच्चा होनहार निकलने वाला होता है या सफलता प्राप्त करने वाला होता है, मेहनती होता है, उसके रंग ढंग, उसका व्यवहार बचपन से ही पता चल जाता है।
ठीक है। अब दूसरा है दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम बोलते हैं अरे अरे धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि गुपचुप तरीके से बातें करना, छिपके बातें करना, ठीक है। सच में दीवारों के कान नहीं निकल आते हैं। आप कल को जाके घर पे देखो कि मैम ने बोला है तो लाओ देखें, कान तो नहीं निकले हुए हैं, यानी इसको बोला कुछ और जा रहा है, इसका अर्थ कुछ और होता है। यही तो मुहावरों की खूबसूरती है ना। अब नीचे की लाइन में लिखा है अंधों में चौपट राजा, काना राजा अंधेर नगरी, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब हम इसका सही रूप कैसे पढ़ेंगे? सही रूप हम इसका पढ़ेंगे अंधों में काना राजा, यानी कि सब मूर्ख हैं एक जगह पे, लेकिन उन सब में थोड़ा सा जो बुद्धिमान होता है तो हम उसको बोलते हैं अंधों में काना। यानी सब अंधे हैं तो काना क्या है? जिसकी एक आंख खराब होती है, यानी कि सब बेवकूफ़ हैं, सब मूर्ख हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी अक्लमंद है तो हम उसको बोलते हैं अरे अरे ये तो क्या है, ये तो लीडर बन गया, ये तो अंधों में काना राजा है, इसलिए इसको चांस मिल गया, इसको मौका मिल गया, है ना। अब यहाँ पे दूसरे मुहावरे में दिया अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि व्यवस्था खराब होना, राजा भी खराब होना, यानी कि यारे यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। आपने इसमें नाटक भी आपने पढ़ा होगा ना, छोटी क्लास में आपने नाटक किया भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा, है ना। तो वहाँ पे उसी से ये मुहावरा बना कि पूरे शहर और राजा की व्यवस्था चौपट होना, बेकार होना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। मुहावरों का संवाद में प्रयोग। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि मुहावरों का संवाद में प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आओ संवाद में किस तरह प्रयोग करते हैं जानते हैं। अब यहाँ पे मान लो एक दृश्य है, ठीक है। दृश्य क्या है कि शिक्षिका है, उसने बोला है कि चलो एक प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता की पहली शर्त है कि सब लोग मुहावरों में ही बात करेंगे। तो आप जितना भी वार्तालाप, जितना भी संवाद देखेंगे वो क्या है, सब इसमें मुहावरों का प्रयोग करते हुए वार्तालाप, संवाद किया गया है। अब शिक्षिका, चलो बच्चों आज हम सब इस प्रतियोगिता का श्री गणेश करते हैं, ठीक है। श्री गणेश करना इसका मतलब है हम इस प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? फिर है पहला समूह। जो पहला ग्रुप है वो क्या बोलेगा, हम सब कमर कस के तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब दूसरा समूह, कमर कसना यानी कि रेडी रहना, तैयार रहना, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आप अच्छी से तैयारी कर लो। परीक्षा दें तो हम तैयारी करते हैं, खेलते हैं तो हम उसका अभ्यास करते हैं, डिबेट वगैरह में आप जाते हो तो उसका रिहर्सल करते हो, अभ्यास करते हो बहुत समय तक। तो वही मतलब है हम कमर कस के तैयार हैं, यानी हमने इसके लिए पूरी मेहनत कर ली है। अब दूसरा समूह बोलता है हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी तुम हमें अगर कुछ बोलोगे तो हम उसको दुगनी तरह से, अब ईंट है पत्थर, यानी पत्थर तो और भी मजबूत होता है, इसका मतलब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी तुम थोड़ा करोगे तो हम उससे दुगना जवाब, आप दुगनी ताकत से देंगे। समझ में आ रहा है? अब पहला समूह बोलता है दूध के दांत टूटे नहीं है, चले हैं शेर के मुंह में हाथ डालने, यानी अभी तुम इन सब के लिए बहुत छोटे हो। दूध के दांत यानी बचपन में होते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और चले हो शेर के मुंह में हाथ डालने। शेर के मुंह में हाथ डालने का मतलब है खतरा मोल लेना, ठीक है। शेर के मुंह में हाथ डालना खतरा मोल लेना ही होता है ना, कि सच में उसमें कोई अर्थ, कई मुहावरों के मिल भी जाते हैं, जैसे कि इसमें शेर के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में तो कोई हाथ डालेगा नहीं, और अगर वो डालता है तो वो खतरा मोल लेता है। सच्ची में नहीं डाल रहे हैं शेर के मुंह में हाथ, बोलो मैम ऐसे कैसे डाल सकती, ये एक मुहावरा है, यानी खतरा मोल लेना। अब वो दूसरा बोलता है तुम अपने आप को किस खेत की मूली समझते हो, इसका मतलब तुम अपने आप को क्या समझते हो, किस खेत की मूली, यानी कि अपने आप को कुछ स्वयं को कुछ समझना, ठीक है। देखो सब में मुहावरा प्रयोग है। अब पहला समूह फिर बोलता है हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब ये नहीं जगह जगह गए और उसमें से पानी लिया, नदियों में से और पी लिया, या तालाबों में से पानी पी लिया। इसका मतलब है बहुत अधिक अनुभव होना, ठीक है। तो अब शिक्षिका का बीच में आना होता है और वो बोलती है क्यों एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हो। अब आपने आड़े हाथों मुहावरा है, वो हमारा किताब का मुहावरा है, बड़े भाई साहब ने लिया है, वो छोटे भाई को हमेशा आड़े हाथों लेते थे जब वो खेल के आता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे
आड़े हाथों लेना कि भाई क्यों आड़े हाथों ले रहे हो एक दूसरे को, छोड़ दो। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हम इसको संवाद कैसे लिख सकते हैं मुहावरों का प्रयोग करते करते। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा सबको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश करना, मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। श्री गणेश करना इसका मतलब है कार्य आरंभ करना। अब कार्य आरंभ करना यानी कि चलो भाई अब कल से हम अपने इस काम का श्री गणेश करते हैं, पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं, मैं अपने कुछ और काम का श्री गणेश करती हूँ, यानी किसी कार्य का आरंभ करना। आप चाहें तो वाक्य बना सकते हो इसमें, ठीक है। फिर है आड़े हाथों लेना, इसका मतलब है डांट डपट करना। इसके और भी मतलब हो सकते हैं, यानी कि डांटना डपटना, टांग खिंचाई करना, परेशान करना। लेकिन क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब ने पाठ में दिया है इसलिए मैंने उसी का अर्थ दिया। क्योंकि क्या होता है बोर्ड में ना किताब से ही आते हैं, ज़्यादातर देखा गया है उदाहरण व्याकरण की पुस्तिका से ना आके आपके जो पाठ में मुहावरे दिए हैं, हाँ 95% कभी कभी बाहर से आते हैं, ज़्यादातर यहीं से आते हैं। फिर आता है कमर कसना। अब कमर कसना यानी तैयार रहना, ठीक है। अब तैयार रहना किसी भी कार्य के लिए तैयार रहना, किसी काम के लिए तैयार रहना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना अनुभव होना। अरे तुम मुझे क्या जानते हो, मुझे तो घाट घाट का मैंने पानी पिया है। इसका मतलब है मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। समझ में आया आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे कि आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और उसके कल जब कक्षा होगी तो हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।